बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मॉडल पेपर फिजिक्स ग्रेड 9 को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, व्हाट्सएप पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर आप मॉडल पेपर से रिलेटेड हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करें, और बहुत से जो गेस्ट पेपर्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं उससे रिलेटेड हमें जो है वो गाइडलाइन दें, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाएं, और जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो हमें गाइडलाइन दे। तो उससे रिलेटेड जो है वो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट, आप अगर फिजिक्स ग्रेड 9 की बुक देखें और मॉडल पेपर को स्टडी करें तो उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड है। ये सारी बैकग्राउंड में मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। ये वन बाय वन एक ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर को डिस्कस करना। ओके स्टूडेंट, सेक्शन ए आपके पास एमसीक्यूज पे बेस करता है। 12 एमसीक्यूज हैं, 12 मार्क्स के होंगे। पूरी बुक में से बैक साइड ऑफ द चैप्टर, समरी और बुक के बीच में से इनसाइड द बुक कहीं से भी एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। तो आप जब एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करें तो बैक साइड ऑफ द चैप्टर के जो एमसीक्यूज आप करेंगे वो आपने जिस तरीके से आपने सॉल्व किए होंगे वो करेंगे, लेकिन बुक के बीच में से भी बहुत से जो टॉपिक्स होते हैं, बहुत से टर्म्स होती हैं और लाइंस होती हैं जो टीचर आप लोग अगर क्लास ले रहे हैं, कोचिंग्स में, ट्यूशंस में बताते रहते हैं, टीचर्स गाइड करते रहते हैं कि बच्चे इसको अंडरलाइन कर लेंगे, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको पूरी बुक से प्रिपेयर करना है। हमारा जो आज का लेक्चर है वो सेक्शन बी, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन, एंड सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इस पे बेस कर रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो बोर्ड पे भी इसी तरीके से आपके पास आएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज पे बेस करेगा सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 से आपके पास सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। तो यहां अगर आप देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर, डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन। ये देखो क्वेश्चन नंबर, अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, क्वेश्चन कहां से है, किस चैप्टर से है, किस पेज पे, ये सारी चीजें आपको बता दूं, तो उस तरीके से आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास यूनिट 1 से है। यूनिट 1 से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, और अगर ये टॉपिक अगर आप देखें सिग्निफिकेंट फिगर का, लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, टॉपिक 1.6 है। और अगर आप इसको और डीपली एनालिसिस करना चाहें या देखना चाहें, दैट इज ऑन पेज नंबर 22, यूनिट 1 पेज नंबर 22। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है वो आपको बुक में इसी पेज पर मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट नंबर, ये दोनों आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर है, आपकी बुक में 4 रूल्स हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4। इन चारों रूल्स पर एक एक पॉइंट जो है वो एक एक टॉपिक, इन चारों पर एक एक बेस कर रहा है। अब वो कैसे है, मैं आपको बुक से वो पॉइंट रीड करता जाऊंगा और मैं आपको समझाता जाऊंगा कि इन चारों में से सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यस स्टूडेंट, पार्ट 1 इज 1.33। अगर हम पेज नंबर 22 पर रूल नंबर 1 को देखें तो लिखा है ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अब देखें सब नॉन जीरोस हैं तो ये सारे सिग्निफिकेंट है, मींस के सारे आप काउंट करेंगे। तो अगर आप इनको काउंट करें तो 1, 2 एंड 3, तो कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है स्टूडेंट, ये आपके पास आ गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यस, पार्ट 2 इज 0.0012। अगर हम रूल 2 को स्टडी करें, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस मींस कि किसी भी नंबर से लेकर के आपके पास नंबर लिखा है, इस नंबर से पहले जो जीरोस आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0.000 जो भी आप कह रहे हैं, तो आपके पास 0.00 ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, इसके अंदर जीरो नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है, एक 1 है और एक 2 है, 0.0012। तो ये 1, 2 आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, तो आप यहाँ कैसे देंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। पार्ट 3 इज 7.00। तो आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट है trailing zeros are significant only if an explicit decimal point is present। अब देखें आपके पास 7 पॉइंट गिवन है, वो कह रहे हैं कि अगर ट्रायलिंग जीरो मींस कि आपके पास किसी नंबर नॉन जीरो से नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर ऐसा है जो नॉन जीरो के अलावा 2, 1, 3, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर उससे स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब आपने ये देखना है कि क्या उस नंबर के बीच में कहीं पे डेसिमल है।
अगर डेसिमल प्रेजेंट है, जैसे कि रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग इसमें प्रेजेंट है, तो आपके पास ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो आपके पास 7.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। पार्ट 4 इज 0.00101। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास है ट्रैप जीरोस। ट्रैप जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप जीरोस का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आपके पास अगर किसी नंबर के बीच में, जैसे 101, ये वाले जो जीरो है ट्रैप जीरो आप कह सकते हैं। अगर किसी नंबर के बीच में आपके पास जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टार्टिंग में पॉइंट के बाद दो जीरो, तो रूल नंबर 3 को फॉलो करते हुए ट्रायलिंग जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये 1 और 1 आप कहेंगे सर 2 नॉन जीरो नंबर तो 2 है, तो आप 2 कहें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। ट्रायलिंग जीरोस जो है आपके पास, ये तो इसकी बात हमने करी। अब लीडिंग जीरोस जो है, ट्रैप जीरोस जो है स्टूडेंट, आप देखिए 1 उसके बीच में ट्रैप हो रहा है 0, फिर आपके पास 1, तो मींस कि अब यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। आपके पास 4 रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो वो चारों रूल्स में एक एक वैलिड आ रहा है और हमने उससे रिलेटेड लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन से मींस के जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 आया, इससे रिलेटेड आपके पास रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 यूनिट 1 में ही, क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच इज ऑन पेज नंबर 30 पर लास्ट क्वेश्चन है ये आपके पास यूनिट 1 का। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स ही पूछ रहा है, तो ये आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब आप मॉडल पेपर के इस क्वेश्चन की यूनिट क्वेश्चन 2 की प्रैक्टिस कर रहे हो तो साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11 की भी प्रैक्टिस कर लें, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। Yes, student. Question number 3 is write down any three differences between speed and velocity. आपके पास क्वेश्चन 3 आपके पास यूनिट 2 से बिलोंग कर रहा है। यूनिट 2 में ये टॉपिक है और टॉपिक आपके पास 3.2 में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है बुक में। इसी तरह ये पेज नंबर 38 और 39 पर आपको ये क्वेश्चन और ये टॉपिक मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ मोशन, आपके पास स्ट्रक्चर क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ मोशन की हेडिंग है, मींस के टाइप्स ऑफ मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर ए टाइप्स ऑफ मोशन की क्वेश्चन ए में वो भी डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड है, व्हिच इज ऑन पेज नंबर 56। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है राइट डाउन एनी थ्री डिफरेंसेस। अच्छा, डिफरेंसेस के क्वेश्चन के बारे में एक चीज समझ लें कि जब भी आपके पास डिफरेंस आ रहा है स्पीड एंड वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, हीट एंड टेंपरेचर, बॉइलिंग एंड एवापोरेशन, किसी से रिलेटेड भी आपके पास जब क्वेश्चन आ जाए डिफरेंसेस का, तो डिफरेंसेस के अंदर स्टूडेंट पहला जो डिफरेंस होता है वो आप याद कर लें। पहला डिफरेंस आपने डेफिनेशन लिखनी होती है। आपके पास स्पीड और वेलोसिटी की जब बात करें तो आप लिख दें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसी के कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी साइड पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आपके पास जो पहला डिफरेंस है एग्जामिनर और चेकर पे ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है कि बच्चे को डेफिनेशन मींस के इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक नॉलेज। फिर आप उसके बाद लिख दें कि आइदर दिस इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, अगर डिफरेंट यूनिट डिफरेंट है तो यूनिट से रिलेटेड लिख दें। अब देखें अगर आप स्पीड और वेलोसिटी में देखें तो यूनिट क्या है, v s अपॉन t, s कह लें या d कह लें, s अपॉन t और d अपॉन t। अच्छा, वेलोसिटी में भी यही है s अपॉन t या d अपॉन t। लेकिन आप ऐसे यहाँ पर दोनों के लिए जो अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं देखें सेम, तो आप क्या कर लें v की जगह आप क्या लिखें, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब ये डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिंबल्स यूज करेंगे तो सिंबल में ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा अच्छे से अगर अपनी वर्किंग करना चाहते हैं और अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो डिफरेंसेस के क्वेश्चंस में करनी है आपने वो ये करनी है स्टूडेंट कि आपने डिफरेंस टेबल बनाना। मींस कि आपके पास ये देखें एक साइड पे आ गया स्पीड, एक साइड पे आ गया वेलोसिटी, बीच में आपने एक लाइन लगा दी। एक साइड पे आप स्पीड को डिस्कस कर ले, एक साइड पे वेलोसिटी को डिस्कस कर ले, या जो भी दो क्वांटिटीज या दो चीजों को फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करने क्या है आप उसे डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, show the relationship between applied force and acceleration produced in the body। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ। अब आप बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मुझे व्हाट्सएप पे बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि सर मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसकी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये तो लॉन्ग क्वेश्चन, प्रीवियस अगर ईयर्स देखे जाएं
वैसे तो 1 ईयर ही होगा क्योंकि 1 साल पहले न्यू बुक आई है तो 1 साल का ही होगा, लेकिन जो प्रीवियस देखा जाए और अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता था। लेकिन स्टूडेंट्स को देखने से पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां पर सिंपल लिखा है, नॉट स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड डिफाइन, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है स्टेट। स्टेट मीन just write down the definition of Newton's second law of motion or simply write down the statement in inverted commas of Newton's second law of motion। तो second law of motion की आपने सिंपल क्या कर देनी है, inverted commas के अंदर स्टेटमेंट लिख देनी है। आगे नेक्स्ट वो कह रहा है show the relationship between applied force and acceleration produced in the body। अब वो यहाँ से अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं कि आपके पास रिलेशनशिप क्या है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में, F इक्वल्स टू ma की ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि फोर्स, देखिए रिलेशन वो मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं कि फोर्स और एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। आपको पता है जैसे जैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मींस के दोनों रिलेशंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप कह दें, आप ये लिख सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बस इतनी सी उसने बात की। 3 मार्क्स का आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आपने टू द पॉइंट लिखना है, लेकिन जो लिखना है उसको स्टेटमेंट में और प्रॉपर्ली हेडिंग्स देके सॉल्व करना है। जो ये क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, वो यूनिट 3 से है। आपके पास टॉपिक 3.2 है, पेज नंबर आपके पास 67 एंड 68 पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें डेरिवेशन भी इसलिए 2 पेज पे आ रहा है। अच्छा, रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास बैक साइड ऑफ द जो चैप्टर है वो यूनिट बैक साइड ऑफ द यूनिट जो है वो आपके पास रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5A पेज नंबर 84। आप इसको भी जब आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जब पेज नंबर 84 पे गए जो क्वेश्चन गिवन है उसकी भी प्रिपरेशन कर लें, तो आपके पास इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन 4 से रिलेटेड वो आपका हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स स्टूडेंट टॉर्क को ही कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का वर्ड यूज करें या टॉर्क का वर्ड यूज करें एक ही बात है। आपने सिंपली क्या करनी है, हेडिंग डालनी है मोमेंट ऑफ फोर्स, नीचे डेफिनेशन की हेडिंग डालें, इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिख दें, दैट्स इट। नेक्स्ट वो क्या करें, राइट इट्स फॉर्मूला विद यूनिट एंड फैक्टर्स ओनली नेम डज इट डिपेंड्स। अब दूसरी कोई चीज कह रहे हैं, अब देखिए आपके पास में हेडिंग बनेगी मैथमेटिकल फार्मूला। मैथमेटिकल फार्मूला की हेडिंग डालें, उसका मैथमेटिकल फार्मूला दें टॉ, टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। इसी के साथ साथ आप उसका यूनिट, फिर आप हेडिंग डालें एसआई यूनिट, तो उसके नीचे उसका यूनिट लिख दें न्यूटन मीटर। इसी तरह ओनली नेम डज इट डिपेंड। अब वो कह रहे हैं कि उन फैक्टर्स को डिस्कस करें जिस पर डिपेंड करता है, तो आप लिखते हैं डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, उसके नीचे वो फैक्टर्स लिखते हैं जिस पे डिपेंड करता है। एक नंबर आपका डेफिनेशन का, एक नंबर एसआई यूनिट और मैथमेटिकल फॉर्मूले का, और एक नंबर आपका ये जिस पे डिपेंड कर रहा है। जितना पूछा आपने जवाब दिया, 3 चीजें पूछी, 3 मार्क्स की थी, आपने सिंपली डिफाइन कर दिया। अब ये आपके पास देखिए यूनिट 4 से क्वेश्चन है, टॉपिक आपके पास 4.4 है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5A। 5A क्वेश्चन बुक के पीछे स्ट्रक्चर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन नंबर 5A देखेंगे तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क से रिलेटेड होगा। इसी तरह ये पेज नंबर है आपके पास 100 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज टेंपरेचर। आपने टेंपरेचर की सिंपली हेडिंग डालनी है टेंपरेचर, नीचे डेफिनेशन लिखें और उसको 2 लाइन की डेफिनेशन है वो लिख के दैट्स इट। टेंपरेचर की एक पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वो कह रहा है राइट द फॉर्मूला टू कन्वर्ट टेंपरेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। सेल्सियस टू केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब वो दो चीजें यहाँ पे पूछा, आपके पार्ट 1 है पार्ट 2 है। आपने इसी तरह पार्ट 1 और इसी तरह आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो है वो सब हेडिंग्स बना के लिख देना। अब देखिए सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस से केल्विन में जाने का स्टूडेंट सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, जितनी भी वैल्यू आपको सेंटीग्रेड में गिवन 10 20 15 90 100 200 जो भी गिवन है उसके साथ आपने जस्ट 273 को ऐड कर देना। जब आप 273 को ऐड करेंगे जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में आ जाएगा, एंड केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेंपरेचर। नेक्स्ट डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करने का, ये स्टूडेंट बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें स्टूडेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए एक मिस्टेक कर जाते हैं, वो ऐड और सबट्रैक्ट ऐड पहले कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। अब यहां देखिए सेंटीग्रेड में कुछ भी गिवन है, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी वैल्यू सेंटीग्रेड में गिवन है, आपने सबसे पहले उसे किससे मल्टीप्लाई करना है 1.8 से। 1.8 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू व्हिच इज गिवन इन सेंटीग्रेड और सेल्सियस, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आंसर आ रहा है उसके साथ आप सिंपली 32 को ऐड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो कहलाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में।
ये आपके पास सिंपली हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज वर्क। वर्क डन या वर्क एक ही चीज है स्टूडेंट, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है सिंपली। वर्क डन या वर्क की हेडिंग डालें, डेफिनेशन की हेडिंग डालें, सब हेडिंग, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में सिंपली बस वर्क की डेफिनेशन आपने लिखनी है। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा और मींस के क्वेश्चन को एक दो स्टेप लाइंस पे लिखना चाहते हैं, आप इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला और ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी लिखे तो मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। शर्त यह है कि आपने जो डेफिनेशन लिखी है वो आपकी सिंटैक्स बुक बोर्ड ग्रेड 9 की बुक में लिखी होनी चाहिए। अपनी मर्जी से देखिए, वर्क की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, और भी जितने भी आप फिजिक्स के टॉपिक पढ़ते हैं, ये फिजिक्स जो आपकी बुक में फिजिक्स की डेफिनेशन लिखी है वो सिर्फ फिजिक्स की वही डेफिनेशन नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ फिजिक्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड करिकुलम आपको वही डेफिनेशन को फॉलो करना है, या ये समझ लें ग्रेड 9 के लेवल पे वो डेफिनेशन वैलिड है, तो आप उसी को लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप फिजिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट रिवील्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, आप फिजिक्स की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्यूटी ऑफ नेचर को डिस्कस करेंगे तो फिर आपको पूरी एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरीके से वो रिवील कर रहा होता है ब्यूटी ऑफ नेचर को, तो आपके पास ये डेफिनेशन ग्रेड 9 के लिए वैलिड नहीं। जो ग्रेड 9 की डेफिनेशन है आपने वही लिखना है। इसी तरह जो वर्क की डेफिनेशन है आपने सिंपली इन्वर्टेड कॉमास में वो लिख देनी है। इसके बाद वो क्या पूछ रहे हैं, आल्सो डिराइव द इक्वेशन f w is equals to f d cos थीटा। अब f d cos थीटा स्टूडेंट आपके पास 3 to 4 लाइंस की डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन की हेडिंग डालें और w is equals to f d cos थीटा आप उसको डिराइव कर दें। बस ये सिंपली आपके पास एक पेज पे, हाफ पेज पे या 3/4 पेज पे ये आ जाएगा। ये आपकी सिंपली वर्किंग है। स्टूडेंट आप लोग सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड और सिन बोर्ड के बारे में अगर ऐसा कुछ अपने जहन में रखते हैं, सोच में कि जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा लिख के भरोगे पेजेस, एक लफ्ज है ना पेज भरते रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे जितना पूछा जाए जस्ट टू द पॉइंट आपने लिखना होता है। आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा है उससे इररिलेवेंट कुछ लिख देंगे, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा लिख दिया और मेरे मार्क्स जो है वो फुल आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। आपसे जितना पूछा जाए आपने उसी चीज को अच्छे से प्रेजेंट करके एग्जामिनर को देनी होगी। बस ये आपके पास पेपर में करना है। अगर आपके माइंड में ऐसी कोई चीज है कि भाई जितना ज्यादा लिखेंगे उतने मार्क्स अच्छे आएंगे, तो ये आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक ये बनते हैं 6 क्वेश्चन। अब इस सेक्शन बी के अंदर ये 6 जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, ये आपके पास है थ्योरी से रिलेटेड, मींस कि इसमें आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। इसमें साइंटिफिक रीजंस के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो कि बैक साइड ऑफ द चैप्टर, हर चैप्टर की बैक साइड पे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, डेफिनेशंस भी हैं, डिफरेंस भी हैं, सब कुछ है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 टिल क्वेश्चन नंबर 13, 8 से लेके 13 तक ये आपके पास सेक्शन बी के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट। अब 6 आपके पास हो गए थ्योरी के क्वेश्चन जो आपने वर्किंग है वर्बली थ्योरी आपने जिस तरह लिखी होती, और 6 आपके पास न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आ गए। न्यूमेरिकल में स्टूडेंट सॉल्व्ड एग्जांपल जो आपके वर्क एग्जांपल 1, वर्क एग्जांपल 2 आपकी बुक में जो सॉल्व होती हैं टॉपिक के, हर टॉपिक के अंदर, या तो उनमें से भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, और यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से हैं, वर्क एग्जांपल या सॉल्व्ड एग्जांपल आप कह रहे हैं। इसी तरह बैक साइड ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चर क्वेश्चंस में भी आपके पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स की सूरत में क्वेश्चंस हैं उसमें से भी आ सकते हैं, तो 6 इसमें से होते हैं। स्टूडेंट ये जो न्यूमेरिकल सेक्शन है, मैं आपको सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन समझा दूंगा, उसके बाद में बोर्ड इरेज करके आपको फिर वन बाय वन जितने 6 न्यूमेरिकल है हम उसको एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन, अब आपके पास ये जो मैंने साइड पे सेक्शन सी के क्वेश्चंस लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 टिल क्वेश्चन नंबर 19। अगर आप इन क्वेश्चन को दें 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 क्वेश्चन आपके पास है मॉडल पेपर में, और बोर्ड के पेपर में जो बोर्ड का पेपर आपके पास आएगा उसमें भी यही 6 होंगे, जिसमें से आपने 4 को अटेम्प्ट करना है। तो अभी वो पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें और डिटेल से समझाऊंगा। अभी हमारा मकसद है कि मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना, तो वो अभी वो करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 इज राइट डाउन टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, राइट टू मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 2 advantages 2 marks, 2 disadvantages 2 marks, means के 4 marks, and the 2 methods of reducing friction 2 2 plus 2 plus 2 6 marks, means के 1 मार्क की एक चीज।
कोई ज्यादा नहीं लिखना, आपने हेडिंग लिखनी है। अच्छा पहले तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यूनिट 3 से है। यूनिट 3 से आपके पास ये क्वेश्चन है फ्रिक्शन के टॉपिक से, और ये एक एडिशनल क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन आप इसे कहते हैं कि जो आपके बुक की बैक साइड पे मींस के स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में प्रोमिनेंट ना हो, मींस के प्रोमिनेंट एक क्वेश्चन ना गिवन हो, लेकिन आपके पास टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक के अंदर से वो क्वेश्चन को उन्होंने बनाया है। तो इसके एडिशनल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन लिख दिया है, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि बैक साइड ऑफ द चैप्टर तो ये क्वेश्चन है नहीं तो क्यों आया। ऐसा नहीं है, बुक के बीच में से भी आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बुक की जो आपकी लेटेस्ट जो अभी बुक बनी है ग्रेड 9 की फिजिक्स की, उसमें आपके पास इतनी इंफॉर्मेटिव बुक है कि उसके लिए अलग से क्वेश्चन ज्यादा बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। बैक साइड ऑफ द चैप्टर ए टू जेड सारे टॉपिक्स को वो कवर कर रही है। अब देखिए स्टूडेंट, आपने करना किस तरीके से, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की हेडिंग डाली 1 और 2, ये देखिए ऐसे लिखा ना 1 और 2 ए बी, ज्यादा बेहतर यही है कि 1 और 2 आप इस तरीके से 1 और 2 लिख के दो एडवांटेजेस लिख दें, बस दैट्स इट। नीचे अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, इसी तरह 1 और 2 लिख के दो एडवांटेज। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन दो आपने लिख दिए। सिंपल आपकी राइटिंग अच्छी हो, आपका जो वैलिड पॉइंट है मींस के फ्रिक्शन enables us to walk on the ground, फ्रिक्शन की वजह से हम चल फिर सकते हैं, ये एक वैलिड पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के अंदर। आपने अगर ये स्टेटमेंट लिखी, ये बात लिखी, वो आपको मार्क्स दे देगा, वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा जी। टू द पॉइंट, नॉट इररिलेवेंट, बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए, और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ हद तक आपकी हैंड राइटिंग भी मैटर करती है, तो आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ज्वाइनिंग राइटिंग, ज्वाइनिंग हैंड राइटिंग मैं नहीं कह रहा, बेटर एंड क्लियर राइटिंग। अब कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग ज्वाइनिंग नहीं होती, वैसे तो आप लोगों की राइटिंग में ज्वाइनिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की ज्वाइनिंग राइटिंग नहीं है लेकिन क्लियर है तो दैट्स वेरी गुड, आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, और पॉइंट वैलिड होना चाहिए, जो आप लिख रहे हैं वो वैलिड पॉइंट होना चाहिए। Question number 15. What do you mean by fluid pressure? Derive an expression for pressure inside a liquid and on what factors do it depends. देखें स्टूडेंट, तीन चीजें उसने पूछी। अगर आप यहाँ पर what do you mean by fluid pressure, अगर आप fluid pressure को इतना डिफाइन कर दें कि 1-1.5 पेज पे ले जाएं, आपको सिर्फ 2 मार्क्स में से ही वो मिलेंगे। इसके बाद दूसरा वो पॉइंट कह रहा है कि ये बताइए, ड्राइव करें एक्सप्रेशन के प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड, लिक्विड से रिलेटेड जो प्रेशर है उससे रिलेटेड आपने डेरिवेशन लिखनी है। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं एंड ऑन व्हाट फैक्टर डू इट डिपेंड, और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करना है। डेंसिटी, प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डिपेंड्स अपॉन रो, दैट इज डेंसिटी, ग्रेविटी एंड डेप्थ, इसके ऊपर है, और उसी के नीचे इसके फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं कि इसी मींस की मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूले से ही इसके डिपेंडेंस का पता चल जाता है कि किस किस पे डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है यूनिट 5 से लिया, देखिए यहाँ पर यूनिट 5 नहीं था, इन क्वेश्चन पे यूनिट 5 नहीं था, तो एक लॉन्ग आपके पास यूनिट 5 से आ गया। मे बी पॉसिबल पास्कल्स लॉ वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखिए यूनिट 5 है, पेज नंबर 122 और 123 मींस के बुक के बीच में से, ये भी एक एडिशनल क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इसको वहां से डिराइव किया, वहां से आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पहली बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सिंपली आपने उसकी डेफिनेशन बता देनी है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है। एक 2 मार्क्स के लिए ये होगी। Prove that the velocity of satellite orbiting around the earth is given by, अब वो कह रहे हैं आपके पास एक डेरिवेशन है, इसको आपने प्रूव करना है, क्योंकि डेरिवेशन ये आपके पास 4 मार्क्स का हो सकता है। सो 4 मार्क्स आपके पास डेरिवेशन के हैं, 2 मार्क्स आपके पास जो इसने व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट पूछा उसके है वो देगा। अब देखिए डेरिवेशन आपके पास क्या लिखी हुई है, v is equals to root gh ब्रैकेट re plus h, ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है, और ग्रेविटी एट डेप्थ एट हाइट, और फिर हाइट का ये एक फॉर्मूला है, ये भी आप कह सकते हैं यूनिट 6 से रिलेटेड है, और पेज नंबर 147 और 148 पे ये आपको डेरिवेशन मिल जाएगी। ये डिराइव करेंगे आप क्वेश्चन, तो उसके आपको मार्क्स दे देगा। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और कोशिश करें, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इससे रिलेटेड कोई आप देख रहे हैं कि इसके साथ कोई डायग्राम भी है, वहां जैसे इसने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आप डायग्राम भी उसके साथ बना दें तो ये आपका एक पॉजिटिव फैक्टर चला जाएगा कि इस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी थी इस क्वेश्चन की, तो वो जो है वो डायग्राम देख कर भी आपको मार्क्स दे सकता है। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो वो फिर इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की जो पढ़े उसको रीड करें, स्टेट मींस की स्टेटमेंट पूछ रहा है, एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, अब आपको इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। आपने स्टेटमेंट की हेडिंग डाली, पहले बॉयल्स लॉ लिखें, देन स्टेटमेंट की हेडिंग डालें, इन्वर्टेड कॉमास में
बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट दी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी जाएगी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन दे बॉयल्स लॉ से रिलेटेड और उससे टेम्परेचर का फैक्टर है, वॉल्यूम का फैक्टर है, जो भी प्रेशर का फैक्टर है उनसे रिलेटेड जो भी डिस्कशन करनी है आप उस एक्सप्लेनेशन के अंदर करें। नेक्स्ट वो क्या करें, आल्सो डिस्क्राइब एनी वन एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ इन डेली लाइफ। एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, ये आपके पास यूनिट कौन सा है देखिए स्टूडेंट, यूनिट 7 से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यूनिट 7 से आपके पास ये क्वेश्चन है और आपके पास यूनिट 7 का जो लास्ट टॉपिक है वो यही एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स का। तो वो आपसे कह रहा है कि डेली लाइफ से रिलेटेड एक एप्लीकेशन को यहां पर उसने कहा है आल्सो डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मींस कि आप उसको अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब करना है ना, आप अपनी वर्डिंग में उसको डिस्क्राइब कर दें। अगर आपकी इंग्लिश जो है, आपकी ग्रामर ग्रामर अच्छी इंग्लिश ग्रामर, तो आप अपनी ऑन वर्डिंग में उसको डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी एक एप्लीकेशन की अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 इज डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हेडिंग डालें, डेफिनेशन डिफाइन कर दें। पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन उसको भी डिफाइन कर दें। तो ये आपके पास एक पार्ट हो गया। आल्सो डिराइव द इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन है स्टूडेंट आपके पास, आपने इसको डिराइव कर देना, जो कि हम अभी मैं लास्ट में करवाऊंगा भी। तो ये आपके पास डेरिवेशन है, आपने सिंपली डिराइव करना है। 1 मार्क की काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, 1 मार्क की पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, 2 मार्क्स। इसके बाद आपके पास 4 मार्क्स की ये डेरिवेशन है जो आप डिराइव करेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉडल पेपर, व्हाट इज एवापोरेशन। यूनिट आपके पास 9 है, लास्ट यूनिट है। एवापोरेशन, एक एवापोरेशन प्रोसेस एक टॉपिक है, उससे उसके अंदर ये पूरी डेफिनेशन है। एवापोरेशन, बॉइलिंग, इन सब की डेफिनेशन है। तो वो एक तो डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है। एंड डिस्क्राइब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सरफेस एवापोरेशन, एवापोरेशन प्रोसेस को। अब इसके अंदर स्टूडेंट बहुत से पॉइंट्स हैं, 6 या 7 पॉइंट्स है। उसमें से आप क्या करें, डिस्क्राइब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। अगर एवापोरेशन के प्रोसेस को अगर आप कहते हैं कि ये 1 मार्क्स का एवापोरेशन की डेफिनेशन, तो आपके पास 6 मार्क्स के लिए कितने बचे, 5 मार्क्स। तो उन 6-7 में से आप किसी 5 को डिफाइन कर दें। अगर ये 2 मार्क्स का, लेट सपोज आप 2 मार्क्स के हिसाब से अगर आप समझते हैं कि 2 मार्क्स का है, तो आप 4 कोई भी पॉइंट्स को डिफाइन कर दें। वैसे तो ये सही है, 2 मार्क्स की डेफिनेशन ये हो जाएगी और 4 आप कोई भी जो उसके फैक्टर्स हैं उसको डिफाइन कर दें, बता दें, तो वो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और जितना पूछा गया है नॉट इररिलेवेंट आंसर। एक ही बात को बार-बार घुमा-घुमा के लिखना, 2-3 तरीके से लिखना है। एक बार आपने एक्टिव वॉइस एक्टिव सेंटेंस लिख दिया, दूसरे में पैसिव में भी वही बात कर दी। तो आपने बात को घुमाना नहीं है, एक ही बात को बार-बार पकड़ के नहीं रिपीट करना है, थोड़ी-थोड़ी देर बाद वही बात रिपीट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट है, एक-एक ग्रेडेड लाइन की एक-एक फैक्टर को डिफाइन किया हुआ है बुक में, आप उसको डिफाइन करें, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपके पास सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड था। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसे वन बाय वन देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड जो आपके पास उसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी मैं आपको गाइड करता हूं। अच्छा स्टूडेंट, एक लास्ट पॉइंट जो है वो भी आप समझ लें। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, जो सेक्शन सी है, उसके अंदर ज्यादातर आपके पास वो क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसके अंदर डेरिवेशन का फैक्टर आ। मींस कि अगर आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा गो थ्रू करें तो इसमें से मेजॉरिटी 4 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर डेरिवेशन का फैक्टर इन्वॉल्व है। तो आप अपनी पूरी बुक को देखें, चैप्टर वाइज इन क्वेश्चन को नोट डाउन करें कि किन क्वेश्चंस के अंदर डेरिवेशन है। अगर इसको जो जिन क्वेश्चंस में डेरिवेशन आ रही है आप उन्हें सेपरेट कर लें तो उन्हीं में से आपके डिस्क्रिप्टिव जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। Student, question number 8, that is the first numerical of section B, model paper, physics, grade 9. What is the mass of solid iron breaking ball of radius 18 centimeter if the density of iron is 7.8 gram per cubic centimeter? अब देखें स्टूडेंट, कुछ आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन 8 है न्यूमेरिकल जो है, ये वर्ब एग्जांपल 4 यूनिट 1 में वर्ब एग्जांपल नंबर 4 है ये, जो कि पेज नंबर 21 पर आपको मिल जाएगा, सॉल्व है पूरा। और इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 30 पर मिल जाएगा। ये मिलते जुलते न्यूमेरिकल है, आप ये कर ले, इसको भी इसकी भी प्रैक्टिस करें तो आपके पास क्या होगा, जो न्यूमेरिकल है वो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जी डेटा बना लेते हैं। what is the mass of iron, सॉलिड आयरन। तो आपके पास डेटा के अंदर
मैथ, सबसे पहले मैथ की बात कर रहे हैं जी। ये आपके पास फाइंड करना है ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया? रेडियस आपके पास स्मॉल आर 18 सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी सिंबल इसका रो है, ये आपके पास कितना है 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या लगेगा क्या नहीं होगा, इससे पहले तो आपको ये देखिए कि रेडियस सेंटीमीटर में है और आपको जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको 18 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.18 मीटर। मीटर में आ गया। एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर में लाने के लिए इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ग्राम है, ग्राम को केजी, क्योंकि ऐसा यूनिट केजी है, तो आपके पास केजी एम क्यूब के लिए लाने के लिए इसको 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, 7800 केजी पर मीटर क्यूब। ये आपके पास डेटा आपने क्या कर दिया, एसआई यूनिट में दोनों डेटा को चेंज कर दिया। पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। आप क्या करेंगे, आप इसी के साथ ऊपर लिख देंगे। यहाँ मैंने मीटर भी नीचे लिखा, आप इसके साथ लिख देंगे। अब देखिए पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मास। मास पूछ रहा है ऑफ आयरन रॉड। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मुझे मास फाइंड करना है तो मैं यहाँ से क्या फॉर्मूला बना लूंगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब देखिए स्टूडेंट, डेंसिटी तो मेरे पास है ये 7800, ये डेंसिटी तो है, वॉल्यूम नहीं है। अब वॉल्यूम के तो डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल अलग होगा, क्यूब अलग होगा, पिरामिड अलग होगा, रेक्टेंगल अलग होगा। तो आपके पास यहाँ क्या है, आयरन बॉन्ड स्मॉल। यहाँ पर अगर वर्ड देखें तो क्या लिखा हुआ है, सॉलिड आयरन बॉल। बॉल क्या होती है आपके पास, स्फीयर होती है। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, सबसे पहले फाइंडिंग वॉल्यूम, क्योंकि आपको वॉल्यूम पता होगा तो आप पुट करेंगे। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको जो है 9th क्लास में तो अलाउ नहीं होता। तो आपके पास पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7 भी कहते हैं आप, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो 3.141 यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो अगर हम इसको पुट करें तो क्या हो जाएगा, v is equals to 4/3 पाई 3.141 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। आर कितना है आपके पास 0.18, तो 0.18 का आप क्या कर ले, क्यूब ले लें। 4/3 आपके पास स्टूडेंट 1.33 मल्टीप्लाई बाय 3.141 मल्टीप्लाई बाय 0.18। 0.18 का क्यूब क्या होगा, 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.18, तो ये क्या आ जाएगा 0.005। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 0.024 m क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है। फाइंडिंग मास, फाइंडिंग मास। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वी नो दैट मास इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय वी। अब आपके पास डेंसिटी स्टूडेंट कितनी है 7800। आपने यहाँ पे लिख देना 7800 मल्टीप्लाई वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया 0.024। तो मास ऑफ आयरन बॉल कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास
187.2 मैस है, ऐसा यूनिट केजी, 187.2 kg. This is your required answer. Question number 9 is a car is moving on a road with velocity 30 meter per second. When brakes are applied, its velocity decreases at a rate of 6 meter per second. Decelerated acceleration is equals to 6 meter per second square. Find the distance it will cover before coming to rest. तो स्टूडेंट ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इसका डेटा बना लेते हैं सबसे पहले. The data is a car is moving on a road with velocity. तो initial velocity आपके पास कितनी आ गई? थर्टी मीटर पर सेकेंड. When brakes are applied, its velocity decreases at the rate of 6 meter per second square. Means के acceleration. तो यहाँ acceleration की जगह हम क्या लिख देंगे? Deceleration. Deceleration कह लें, negative acceleration कह लें, retardation कह लें, ये सब एक ही मीनिंग्स में आता है. मींस कि जब acceleration डिक्रीज हो रही है तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये माइनस ही आपको बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डिसेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन होता तो सिंपली एक्सेलरेशन या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं. डिसेलरेशन के लिए डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का वर्ड यूज किया जाता है. फाइंड द डिस्टेंस आपको डिस्टेंस फाइंड करने क्या है. डिस्टेंस आपके पास s या d भी आप कह सकते हैं. Before it's coming to rest means के फाइनल वेलोसिटी क्या है. वो आपके पास 0 मीटर पर सेकंड. 0 मीटर पर सेकंड. अगर आप मीटर पर सेकंड लिखना चाहें तब भी ठीक है, सिंपल सिर्फ 0 लिख दें तब भी कोई इशू नहीं. यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे. अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो डेटा है वो वर्क एग्जांपल 5 है, यूनिट 2 की वर्क एग्जांपल 5, पेज नंबर 49 पर ये आपको मिल जाएगा. इसी तरह रिलेटेड न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो एक तो इसी के बाद वाली जो एग्जांपल है वर्क एग्जांपल 6 वो है, इसी के साथ साथ जो आपके पास पेज नंबर 50 पर है. और इक्वेशंस ऑफ मोशन स्ट्रक्चर क्वेश्चन में एक हेडिंग है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन को जो है डिवाइड किया हुआ है. तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें ए और बी दोनों जो है पेज नंबर 57 पे इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे. डिस्टेंस फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो डिस्टेंस है नहीं. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस है लेकिन उसमें टाइम का फैक्टर भी आता है जो हमारे पास टाइम है नहीं. और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा है जिसमें टाइम का फैक्टर नहीं आता लेकिन हम उससे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या हमारे पास 2as vf² pi². टू फॉर्मूले का a की वैल्यू -6, s हमें फाइंड करना है. vf² मींस के 0 का स्क्वायर माइनस vi 30, ये आ गया आपके पास 30 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस टू 6 are 12 -12s इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस द स्क्वायर ऑफ 30 is 3 to 9, ये हो जाएगा 900 -12s इज इक्वल्स टू -900. तो s आपके पास क्या आ जाएगा -900 डिवाइडेड बाय -12, माइनस से माइनस कैंसिल, s इज इक्वल्स टू 1 that 12 75 था तो 75 डिस्टेंस है तो मीटर आ गया. तो डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 75 मीटर. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. Student, question number 10 is a gardener is driving a lawn mower with a force of 80 Newton that makes an angle of 40 degree with the ground. Part 1, find its horizontal component and part 2 is find its vertical component. अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो यूनिट 4 का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर क्वेश्चन में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, उसका क्वेश्चन नंबर 3b, ये न्यूमेरिकल 3b में है और वो पेज नंबर है आपके पास
12 और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास क्या है, वर्क एग्जांपल नंबर 2 दैट इज ऑन पेज नंबर 93। तो सबसे पहले स्टूडेंट डेटा बना लेते हैं। A gardener is driving a lawn mower with a force of 80 न्यूटन। फोर्स कितनी आ गई, फोर्स आपके पास स्टूडेंट 80 न्यूटन। दैट मेक्स एन एंगल, एंगल कितना आ गया आपके पास, दैट इज थीटा 40 डिग्री। इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वन पे आपने क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज f of x, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x एक्सिस पे होते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट पार्ट b है इसका। वर्टिकल कंपोनेंट मींस के फोर्स ऑन y एक्सिस, ये आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला आपके पास दो हैं, तो एक आ जाएगा f of x दैट इज इक्वल टू f cos थीटा एंड f of y f sin थीटा। फाइंडिंग पहला क्या है, वन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो फर्स्ट पे हम लिख देते हैं फाइंडिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है, f of x इज इक्वल टू f cos थीटा। f और cos थीटा आपस में मल्टीप्लाई है, फोर्स आपके पास है 80 न्यूटन, cos थीटा आपके पास है 40 डिग्री। 80 स्टूडेंट cos 40 की वैल्यू, क्योंकि आपके पास एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू आपको याद करनी है cos 40 और sin 40 की, ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो cos 40 की क्या वैल्यू है, 0.766 मल्टीप्लाई बाय 0.766, 80 मल्टीप्लाई बाय 0.766, तो f of x ये आपके पास कितना आ गया, 61.28। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन आ गया। लाइकवाइज अब दूसरे में क्या करेंगे, फाइंडिंग वर्टिकल कंपोनेंट। सो वी नो दैट f of y is equals to f sin theta, f that is 80 sin 40 degree, 80 cos 40, 80 sin 40, बस sin और cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फर्क है, अदरवाइज वैल्यू दोनों आपने सेम पुट की। अब cos 40 की वैल्यू 0.766 है और sin 40 की वैल्यू आपके पास 0.642 है। 80 मल्टीप्लाई बाय 0.642, तो f of y स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 0.642 51.36, फोर्स है तो इसका यूनिट भी क्या हो गया, न्यूटन हो गया। These both are your required answers. Student, question number 11 is how much force is needed to pull a spring to a distance of 30 centimeter. The spring constant is 15 Newton per meter. क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनिट 5 से है ये क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट का है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज ऑन पेज नंबर 121। अच्छा, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या है, एक तो सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 ये न्यूमेरिकल जो कि पेज नंबर 119 पर है, इसका वर्क एग्जांपल नंबर 1 दैट इज ऑन पेज नंबर 120 एंड हुक्स लॉ। स्ट्रक्चरल क्वेश्चन में टॉपिक है हुक्स लॉ, उसके अंदर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपके पास पेज नंबर 132 पर है, ये भी इससे रिलेटेड है। तो डेटा बना लेते हैं इसके। हाउ मच फोर्स इज नीडेड, तो फोर्स पूछ रहा है स्टूडेंट, दैट पुल अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, एक्सटेंशन या डिस्टेंस, क्योंकि हुक्स लॉ के अंदर डिस्टेंस एक्सटेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं x से, ये है 30 सेंटीमीटर। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 15 न्यूटन पर, तो कांस्टेंट कितना आ गया, कांस्टेंट आपके पास है k which is equals to 15 न्यूटन पर मीटर। स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर को चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.3 मीटर। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, we know that according to Hooke's law f is equals to k
x। f इज इक्वल टू kx स्टूडेंट, आपने f ही फाइंड करना है। k आपके पास कितना है 0.3 मल्टीप्लाई बाय k दैट इज 15। तो आपके पास फोर्स कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 0.3 मल्टीप्लाई बाय 15 4.5 न्यूटन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Student, question number 12 is determine the gravitational force of attraction between Hamza and Ahmad standing at a distance of 50 meter apart. The mass of Hamza is 60 kg and that of Ahmad is 70 kg, where g is 6.673 exponential minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पर मिस्टेक है, वो डायरेक्ट 11 दे दिया, ये -11 होता है आपके पास पावर। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट उर्वा और आयशा का वेट था बुक में, यहाँ पर उन्होंने कह दिया है एक को हमजा और एक को अहमद, बस नेम चेंज किए, बाकी डेटा बाकी सब कुछ आपके पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास यूनिट 6 से है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपके पास स्ट्रक्चर क्वेश्चन में टॉपिक है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज ऑन पेज नंबर 154। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास या रिलेटेड न्यूमेरिकल आप कह रहे हो किसमें है आपके पास वर्क एग्जांपल नंबर 1 दैट इज ऑन पेज नंबर 137। स्टूडेंट डेटा बना लेते हैं। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने फाइंड करनी है। बिटवीन हमजा एंड अहमद स्टैंडिंग एट डिस्टेंस अपार्ट, तो आपके पास रेडियस कितना आ गया 50 मीटर। द mass of Hamza, mass of Hamza, इसको आप m1 कह लें, ये कितना आ गया 60 kg and that of Ahmad is 70 kg। mass of Ahmad, इसको आप m2 कह लें, ये कितना आ गया 70 kg। ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितना है कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बुक में स्टूडेंट मॉडल पेपर में 11 लिखा है, ये बेसिकली -11 होता है, एक टाइपो एरर हो सकता है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट F is equals to gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके पास कितना है 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 मल्टीप्लाई m1 60 मल्टीप्लाई m2 70 और r आपके पास 50 द स्क्वायर ऑफ 50। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होगा, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, हम इसे सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये देखें। आपने करना क्या है 6.67 60 और 70 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर -11 एज इट इज रहने देना है। तो 6.67 60 और 70 को मल्टीप्लाई करें और 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 28014 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 अपॉन 2500। अब स्टूडेंट देखें आपने क्या करना है 28014 को मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 को तो साइड पे करना है, डिवाइड कर दें उसको 28014 को डिवाइड कर दें 2500 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 11.2056 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अब एक बार डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट कर दें, तो एक बार पीछे जाएगा तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा 1.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 थी, ये -11 थी, -10 हो जाएगी, फोर्स था तो न्यूटन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आंसर। ये हमने इस क्वेश्चन को विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व कर लिया। Question number 13 is a container holds 30 cubic meter of
air at pressure of 150,000 Pascal, if the volume changed to 100 meter cube by decreasing load on the piston, what will be the pressure of the gas become? Assume that its temperature remain constant. तो ये क्वेश्चन 13 जो है वो यूनिट 7 से है और टॉपिक आपके पास क्या है, गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 8 है स्ट्रक्चर क्वेश्चन में और पेज नंबर 175 पर है। रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पास वर्क एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, पेज नंबर 168 और 169 पर है। इसी तरीके से गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 175 पर ये रिलेटेड से न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट डेटा बना लेते हैं। अ कंटेनर होल्ड्स 30 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर एट द प्रेशर ऑफ, अब देखिए आपके पास वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम 1 क्या लिया, वॉल्यूम 1 जो है V1 कितना है 30 क्यूबिक मीटर एट द एयर प्रेशर एट प्रेशर ऑफ, तो P प्रेशर 1 या इनिशियल प्रेशर भी आप कह सकते हैं, P1 आपके पास कितना आ जाएगा 150,000 पास्कल्स। if the volume changes to 10 cubic meter, वॉल्यूम 2 फाइनल वॉल्यूम, इसे आप V2 भी कह सकते हैं, 10 cubic meter, what will be its pressure of gas become? Pressure 2, that is P2। ये आपने क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 is equals to P2 V2। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या क्या गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, P2 फाइंड करना है। तो P1 आपके पास कितना है 150,000 मल्टीप्लाई बाय V1 है आपके पास 30। सारा डेटा जो है आपके पास SI यूनिट में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। P2 इज फाइंड करना है तो ये आ गया P2 मल्टीप्लाई बाय V2 दैट इज 10। अब देखिए स्टूडेंट आपने 150,000 को आपने 30 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 45 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 is equals to 10 P2। अब ये 10 यहाँ पर P2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो P2 आपके पास फाइनल प्रेशर कितना आ जाएगा 55 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, तो P2 आपके पास कितना आ गया फाइनल प्रेशर 450,000 45 टेट्रा 0 और प्रेशर है तो आपके पास यूनिट क्या आ जाएगा पास्कल। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज गिवन बाय, ये आपके पास एक डेरिवेशन है, वो कह रहे हैं इसको प्रूव करें कि वेलोसिटी ऑफ द satellite orbiting around the earth is given by g, ये आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h मींस के दर से बात है अर्थ से कुछ ना कुछ हाइट पर ही सैटेलाइट होती है तो उस हाइट को भी वो मेजर कर रहा है। इस तरह रेडियस ऑफ अर्थ, एक तो उस रेडियस ऑफ अर्थ के और प्लस h r, इसे r प्लस h भी कह सकते हैं स्टूडेंट, कहीं पर ये r e मींस के रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h लिखा हुआ है, कहीं पर r प्लस h कैपिटल r। आर का जो बेसिक मकसद है ना कैपिटल आर का, वो मकसद ही आपके पास किसका होता है रेडियस ऑफ अर्थ का, तो आप आर ई लिखें या सिर्फ आर लिख दें एक ही बात है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट आपके अर्थ के ये सैटेलाइट है रिवॉल्व करेगी इसके अराउंड, तो मींस के जब आपके पास कोई भी चीज किसी चीज के रिवॉल्व कर रही होती है तो वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ रहा होता है। अब वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो उसके सैटेलाइट के वेट मींस कि जितना उसका वेट होगा उस सैटेलाइट का उसके अकॉर्डिंग उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अगर सैटेलाइट का वेट कम है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स उसके अकॉर्डिंग होगी,
अगर सैटेलाइट का वेट ज्यादा है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जो उसको रिक्वायर्ड होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। क्यों? ताकि वो सैटेलाइट जो है वो फॉल टू द अर्थ मींस के अर्थ के ऊपर आके ना गिर जाए, तो उस सैटेलाइट के वेट के अकॉर्डिंग उसका क्या होती है, उसकी स्पीड को मेक श्योर किया जाता है, उसकी स्पीड को रखा जाता है। तो आपके पास जो डेरिवेशन की स्टार्टिंग है वो क्या हो जाएगी, देखें स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स तो मींस के सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपके पास वेट ऑफ द सैटेलाइट के इक्वल हो जाएगी, because due to the gravitational pull the weight of the satellite is equals to the centripetal force provided to that specific satellite। अब we know that एक चीज आपको भी पता है स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv² r, और आपके पास वेट ऑफ सैटेलाइट क्या है तो w mg। अब सैटेलाइट है किसी न किसी हाइट पर होगी तो g h का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ fc एंड ws इन द इक्वेशन, इसे आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ centripetal force that is mv² r and the weight of the satellite that is equals to mgh into the in the equation 1। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, mv² r is equals to mgh, m से m कैंसिल, ये क्या हो गया, v² r is equals to gh। अब आप देखिए आपने क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, r इसके साथ क्या हो रहा है, v के साथ v स्क्वायर के साथ मल्टी डिवाइड, नेक्स्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v² इज इक्वल टू gh और ये आ गया r। अब हमें v चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए। सो ये आपके पास दोनों साइड पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बच गया v इज इक्वल टू रूट gh r। अब हमने इसी चैप्टर में डिफरेंट डेरिवेशंस में एक चीज पढ़ी है कि r जो है किसके इक्वल होता है, r प्लस एच के। आप आर ई कह लें या आर कह लें, आर प्लस एक ही बात है। तो फाइनली v इज इक्वल्स टू रूट जी एच ब्रैकेट आर की जगह आप क्या लिख देंगे, आर ई या सिंपली आर प्लस एच, ये रूट में आ गया। तो यही चीज स्टूडेंट आपने प्रूफ करनी थी, तो आपने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। तो ये था आपके पास सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का जो डेरिवेशन का पार्ट था क्वेश्चन नंबर 16 का, वो हमने डिराइव कर लिया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपके पास डेरिवेशन है, डिराइव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 दैट इज हाफ mv², ये आपके पास डेरिवेशन, इसको ड्राइव करते हैं। तो उससे पहले ये डेटा को इस फिगर को समझना है। देखिए स्टूडेंट आपके पास एक ब्लॉक है, कोई भी मास आप ले लें, ठीक है, आपके पास उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी होगी। इसी तरीके से फोर्स अप्लाई करेंगे तो मास पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई जो है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये सारी चीजें जो है एक्सेलरेशन, फोर्स या डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से लेके उस मास का फाइनल वेलोसिटी तक कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मींस कि जब आप किसी चीज पे फोर्स स्टार्ट करें तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी होगी 0, फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी मैंने v क्यों ली, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ले लेता 10, तो इसका मतलब ये होता कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 10 होगी। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली लाइफ में देखें तो हर चीज की फाइनल वेलोसिटी 10 नहीं हो सकती। हर चीज की फाइनल, कोई चीज आपके पास लाइटर होगी, कुछ चीज हैवियर होगी। अब जरूरी नहीं कि लाइटर और हैवियर हर बॉडी जब जिसकी फाइनल वेलोसिटी हर बॉडी की 10 मीटर पर सेकंड हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम डेरिवेशन को जब डिराइव करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई वेरिएबल पुट करते हैं, इसीलिए हमने फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर दिया, v। अब अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, किसी की 10 होगी, किसी की 20, किसी की 2, किसी की 50। तो अब इसको डिराइव कर लेते हैं। वी नो दैट या स्टूडेंट वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डी, डी कह लें या एस कह लें।
एस आपके पास भी डिस्टेंस को शो करता है, डी भी डिस्टेंस को शो करता है। आप यहाँ पर एस से करेंगे तो ये डी की जगह एस शो कर दें, कोई इशू नहीं है, या डी भी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, वर्क डन जो है, एक चीज आप ये देखिएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अभी जो वर्क अप्लाई हो रहा है ये लीनियर सरफेस पे मींस के ग्राउंड पर अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, तो आपके पास जो भी वर्क डन, द एबिलिटी टू डू सम वर्क, कोई भी वर्क डन की एबिलिटी है वो आपके पास क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी जो ग्राउंड लेवल पर लीनियर सरफेस पर वर्क डन कर रहे होते हैं, तो जो एनर्जी उसके अंदर होती है, ये समझिए जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये हमें लास्ट में जब हम क्वेश्चन को डिराइव करेंगे तब ये हमें काम आएगा। अब देखिए, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू ma, इसे कहते हैं सबसे पहले तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये कहते हैं आप इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट आपके पास देखें एस डिस्टेंस का फैक्टर, हमने तो एक एफ के लिए जो डेरिवेशन की जगह एफ इज इक्वल्स टू ma हम पुट कर देंगे। अब एस के लिए या डी कहते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस का फैक्टर है लेकिन वहां टाइम आ रहा है और हमें यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी है जिसमें टाइम का फैक्टर नहीं होता और उसको हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज हमारे पास होती है, हम उसके स्क्वायर लेके सॉल्व कर सकते हैं। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट 2as is equals to vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपके पास 2as तो एज इट इज आ जाएगा, vf स्क्वायर मींस के v का स्क्वायर, ये देखें vf v और vi 0, ये 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर माइनस 0 तो खत्म हो गया। अब यहां से हमें s का फैक्टर चाहिए था, 2a s के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, नेक्स्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2a, इसे आप कहते हैं इक्वेशन 3। Put the value of equation 2 and equation 3 in equation 1. Equation 1 क्या स्टूडेंट, W is equals to F S और वर्क डन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, F is equals to ma मल्टीप्लाई S v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल, क्या बच गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन 2। अब देखें, अगर हम कोफिशिएंट को एक तरफ कर दें और वेरिएबल को एक तरफ कर दें, तो ऊपर अगर कुछ भी ना हो तो 1/2 अलग हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, अब देखें ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1, तो ये क्या हो गया 1/2, जिसे आप हाफ भी कह सकते हैं, साइड पे हो गया, बच क्या गया mv स्क्वायर। तो यही चीज आपने स्टूडेंट प्रूव करनी थी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 की जो डेरिवेशन थी वो हमने डिराइव कर ली। स्टूडेंट ये हमने मॉडल पेपर फिजिक्स ग्रेड 9 को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने सेक्शन बी थ्योरी के कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, उसको डिराइव सॉल्व किया। इसी तरीके से सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस में डेरिवेशन को डिस्कस किया और उन्हें डिराइव करने की कोशिश की। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये पूरा मॉडल पेपर मैंने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा दिया है, कौन सा क्वेश्चन किस पेज पे है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, इसी तरह उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं। आप लाजमी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें, बोर्ड पे हो सकता है कि वो क्वेश्चंस में से कोई आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और अपनी जो नॉलेज है उसे इन्हेंस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।